नमस्कार सभी को। मैं आपका स्वागत करता हूँ खुशी मोटिवेशन क्लासेस में और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 6 साइंस NCERT चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर्स पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे आप देख लें। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया नेचर्स ट्रेजर। नेचर्स ट्रेजर के अंदर में सनलाइट, ऑक्सीजन, एयर एंड वाटर, दीज आर नेचर्स ट्रेजर। ये हमें नेचर के द्वारा मुफ्त में मिलता है, फ्री में मिलता है और हमारा यह कर्तव्य है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम इसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें, जुडिशियसली इस्तेमाल करें। नेचर इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग अराउंड अस। हम सभी नेचर में हैं और नेचर के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और हमें नेचर के रिसोर्सेज को बहुत ही प्रिकॉशन के साथ यूज़ करना चाहिए, पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। जो सबसे बड़ी जो गलती इंसान करता है वो ये है कि एयर को पॉल्यूट कर देता है, वाटर को पॉल्यूट कर देता है। तो इस तरह से इंसान जो है अपना नुकसान खुद करता है। तो आज पार्ट 2 में हम करेंगे एक अगले नेचर्स ट्रेजर के बारे में, और ये अगला नेचर्स ट्रेजर जो है इसका नाम है फॉरेस्ट। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर देखें और लेसन को एंजॉय करें। ये हमने पार्ट 1 में कर लिया है। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे फॉरेस्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट फॉरेस्ट 11.4। One morning, Ajit takes Bhumi and Surya for a walk in the forest. They find a variety of herbs, shrubs, and trees in the forest. Aji explains, forests are large areas with dense growth of various types of plants. Underline it, this is a very important point. Forests are large areas with dense growth of various types of plants. ये forest का definition है। On the way, they collect some nelikai. Nelikai is a Kannada term for Indian gooseberries that have fallen on the ground. Aji tells them, we have a tradition in the village not to pluck fruits from the trees. They are left for animals and birds to eat. तो आजी जो है वो भूमि और सूर्या को एक दिन फॉरेस्ट में ले जाते हैं, फॉरेस्ट में वॉक करने के लिए ले जाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं बहुत सारे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। हर्ब्स बहुत छोटे होते हैं, श्रब्स थोड़े बड़े होते हैं और ट्रीज सबसे बड़े होते हैं। तो आजी बताती है कि फॉरेस्ट जो है वो लार्ज एरियाज है। फॉरेस्ट जो है वो लार्ज एरिया होता है विथ डेंस यानी घना, डेंस ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट। जब बहुत सारे प्लांट लार्ज स्केल पे ग्रो होते हैं नेचुरली तो हम उसे फॉरेस्ट कहते हैं। तो आजी ने सूर्या और भूमि को बताया कि हमारे गांव में एक ट्रेडिशन है कि हम फ्रूट्स को
पेड़ से तोड़ते नहीं हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए ताकि वो खा सकें। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें सिर्फ अपना ध्यान नहीं रखना है, अपने साथ साथ आसपास जो भी चीज़ें हैं, नेचर है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, फेलो बींग्स हैं, हमारे साथी हैं, तो अपने साथ साथ उनका भी ध्यान रखना ये हमारा कर्तव्य है। यहाँ आप देख सकते हैं फॉरेस्ट में आजी, भूमि एंड सूर्या दे आर कलेक्टिंग गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी। ये फॉरेस्ट का पिक्चर है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी आपके सामने आ रही है कि डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फॉरेस्ट से हमें मिलने वाले 5 कोई भी प्रोडक्ट के नाम लिखने हैं। फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स, वुड, मेडिसिन, timber, so many things are there, you can write here. Forests are a natural home for many wild animals, including birds and insects. Forests provide food and shelter to them. जिस तरह से हम अपने घरों में रहते हैं, फॉरेस्ट भी जो है वो घर है, हैबिटेट है, नेचुरल होम है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए। और फॉरेस्ट क्या करता है? इनको फूड देता है, शेल्टर देता है। इन नेचर एवरी एनिमल डिपेंड्स ऑन अदर लाइफ फॉर्म्स फॉर सर्वाइवल। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ensures food for every living being. However, over the years, the forest cover has been decreasing, mainly due to human activities like large-scale cutting of trees. It takes many years. It takes many years Yes. In nature, every animal depends on other life forms for survival. The diversity of life forms ensures food for every living being. However, over the years, the forest cover has been decreasing mainly due to human activities like large-scale cutting of trees. It takes many years to grow a new forest or restore lost forest. Therefore, we must preserve and use forest responsibly so that they get enough time to regenerate. तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि फॉरेस्ट अपने आप नेचुरली ग्रो करते हैं और ह्यूमन बींग्स अपनी ज़रूरतों के लिए फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, लाइक फॉर लैंड, फॉर वुड, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। इससे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि लार्ज स्केल पे जब हम ट्रीज़ को कट करते हैं तो फॉरेस्ट कम हो जाते हैं। अब उस फॉरेस्ट को वापस रीस्टोर होने में, बनने में, वापस तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। इट टेक्स मेनी ईयर्स। तो हमें अगर फॉरेस्ट को बचाना है तो जितने पेड़ हम काट रहे हैं उससे ज़्यादा पेड़ हमें लगाना भी है। केवल हम काटते जाएंगे तो फॉरेस्ट अपने आप ग्रो नहीं होंगे। उन्हें ग्रो करने के लिए हमें हेल्प करना पड़ेगा। हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है और हमें फॉरेस्ट को कट नहीं करना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। वन महोत्सव is a week-long event celebrated across the country during the month of July. जुलाई महीने में एक सेलिब्रेशन किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री जिसका नाम है वन महोत्सव।
और ये 1 वीक चलता है और ये जुलाई महीने में ये हम सेलिब्रेट करते हैं। It is a forest festival during which new plants and trees are planted and awareness about respecting forest is raised. The aim of the event is to increase the green cover. You too can plan a Van Mahotsav in your community. तो इस वन महोत्सव का पर्पस ये होता है कि लोगों को फॉरेस्ट के बारे में बताना, फॉरेस्ट के बेनिफिट्स को बताना और उन्हें जागरूक करना। और इसी टाइम में न्यू प्लांट्स को लगाए जाते हैं ताकि हम फॉरेस्ट को बचा सकें, फॉरेस्ट को ग्रो कर सकें। राइट साइड में यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन कलर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कटिंग अ लार्ज फॉरेस्ट एरिया, मेक अ प्रेजेंटेशन or do a role play or write a story or a poem that shows what could happen if we continue to cut down trees in our forest। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्या रिजल्ट होंगे अगर हम लार्ज फॉरेस्ट एरिया को कट कर दें। तो इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं कि आप रोल प्ले कर सकते हैं, एक स्टोरी भी लिख सकते हैं, एक पोएम भी लिख सकते हैं। और इसमें हमें बताना है कि क्या होगा अगर हम फॉरेस्ट को कट करते रहेंगे। तो फॉरेस्ट को अगर हम कट करते रहेंगे तो धीरे धीरे फॉरेस्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा और इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉरेस्ट केवल कटने से जंगल ही ख़त्म नहीं होंगे, जो नेचुरल बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। और इससे सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, अगर बारिश होगी तो मिट्टी, टॉप सॉइल बारिश के पानी के साथ निकल जाएगी और सॉइल जो है वो अनफर्टाइल हो जाएगा। इसी तरह से हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगा, प्रॉपर रेन नहीं मिलेगा और ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी, नेचुरल ख़त्म हो जाएगा, नेचर ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं और हमारा पूरा लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ वुमेन ट्रीज़ को कवर किए हुए हैं, इनको घेरे हुए हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स इंडिया हैड अ ट्रेडिशन of respecting, protecting and preserving forests. You have already learnt about sacred groves in the chapter Diversity in the Living World. Many efforts have been made by common people to prevent the cutting of trees and thus saving forests. One such effort is the famous Chipko movement. It started in early 1970s in Uttarakhand, previously part of Uttar Pradesh. Local women actively participated in this movement. They encircled and hugged the trees to protect them from being felled. तो जंगल के कटाव को रोकने के लिए उत्तराखंड में, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का भाग था, 1970s में ये एक मूवमेंट लोगों ने चलाया और इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दी और ये ट्रीज़ को कवर कर लेते थे, इनसर्कल कर लेते थे और इसे काटने नहीं देते थे। और उनका कहना होता था कि अगर पेड़ काटना है तो उससे पहले हमें काट दो, हमें मार दो, उसके बाद तुम वाले पेड़ को काट लो। और इस तरह से जंगल को बचाने का एक बहुत बड़ा मुहिम लोगों ने चालू किया
1970s में, जिसको हम चिपको मूवमेंट कहते हैं। तो हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, वो शुरू से ही प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का है, प्लांट को बचाने का है, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने का है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, नेचर्स ट्रेजर। आगे देखते हैं। During their walk in the forests, Bhumi and Surya noticed that there are a lot of leaves on the ground and the soil feels damp. Aji explains, the roots of plants hold on to the soil and prevent it from being washed away. The leaves that fall from the trees decay and enrich the soil with nutrients. This soil is used by new plants and trees to grow. This is an example of recycling in nature. Let us investigate the soil in more detail. तो वॉक करते हुए भूमि एंड सूर्या ने देखा कि बहुत सारे पत्ते ग्राउंड पे गिरे हुए हैं। तो आजी ने इन्हें बताया कि जो रूट होता है प्लांट का, वो क्या करता है, सॉइल को होल्ड करके रखता है, पकड़ करके रखता है, ताकि रेनफॉल हो, बहुत बारिश हो तो उसके साथ मिट्टी ना चली जाए। और ये जो पत्ते गिरे हुए हैं, ये पत्ते आगे चल के मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और एक ग्रीन मैन्योर का काम करते हैं, और वो ग्रीन मैन्योर सॉइल को फर्टाइल करते हैं और उसका यूज़ न्यू प्लांट्स करते हैं ग्रो होने के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है रीसाइक्लिंग इन नेचर। नेचर में कुछ भी बर्बाद नहीं होता है, वो रिसाइकल हो जाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है, ताकि हमारा लाइफ, हमारा सर्वाइवल अच्छा हो सके। नेक्स्ट इज 11.5 सॉयल, रॉक्स एंड मिनरल्स। फिगर 11.5 सॉयल प्रिपरेशन फॉर प्लांटिंग वेजिटेबल। तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आजी, सूर्या एंड भूमि, they are preparing soil for planting vegetable. Bhumi, Surya and Aji comes back home from the forest. Bhumi and Surya help Aji in preparing the soil in the garden for planting some vegetables. Aji asks them to dig the soil gently and loosen the lumps. लम्प्स जो होते हैं वो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े को कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट फॉर प्लांट्स टू ग्रो द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स not only provides sufficient air but also a space for roots to grow easily. तो भूमि, सूर्या एंड आजी फॉरेस्ट वॉक से वापस आ जाते हैं और अपने ग्रैंड मदर को हेल्प करते हैं मिट्टी को तैयार करने में, ताकि उसमें वेजिटेबल लगाया जा सके। तो ग्रैंड मदर भूमि और सूर्या को बताते हैं कि मिट्टी को पहले हमें डिग करना है, खुदाई करनी है और सॉइल को लूज़ करना है। सॉइल को लूज़ करने से दो फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि रूट को ग्रो करने में हेल्प मिलता है, और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो प्लांट को मिल सके और प्लांट उसको यूटिलाइज कर सके, एयर पास कर सकता है। अगर सॉइल सख्त होगा तो उसमें एयर पास नहीं करेगा और रूट जो है वो इजीली ग्रो नहीं कर सकता है। Yes, Bhumi and Surya could see small pebbles यानी पत्थर के टुकड़े
the roots of plants, and a few earthworms too in the soil. Do you realize that earthworms are natural agents that help in turning and loosening the soil? While Bhumi and Surya help Ajay, let us do our own experiment by performing activity 11.4. तो बच्चों ने देखा कि पत्थर भी हैं और अर्थवॉर्म भी हैं। तो अर्थवॉर्म को नेचुरल एजेंट कहा गया है जो सॉइल को लूज करते हैं। वो सॉइल को धीरे धीरे डिग करके और उसे लूज कर देते हैं। अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा गया है, फार्मर को वो हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 11.4 दिया गया है, लेट अस इन्वेस्टिगेट, हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कॉशन दिया हुआ है कि रिमेंबर टू वॉश योर हैंड्स थॉरोली आफ्टर टचिंग द सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। समटाइम्स सॉइल दैट हैज गार्बेज कैरीज जर्म्स दैट मे बी हार्मफुल टू अस। तो हमें मिट्टी से एक एक्टिविटी करनी है और इस मिट्टी को यूज़ करने के बाद ऐसा बताया गया है कि हमें अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश करना है, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे जर्म्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज अराउंड योर होम एंड स्कूल। मिट्टी के अलग अलग सैंपल को कलेक्ट करना है। गेस व्हाट कुड बी देयर इन डिफरेंट सॉइल, क्या हो सकता है सॉइल में, ये हमें गेस करना है। ऑब्जर्व केयरफुली ईच सॉइल सैंपल एंड नोट इट्स कलर। हमने जितने भी सैंपल कलेक्ट किए हैं उनके कलर को नोट करना है और फाइंड आउट करना है कि मिट्टी में क्या हो। फिर हमें क्या करना है, टच ईच सॉइल सैंपल एंड फील इट्स टेक्सचर। टच करना है, टच करने में हमें देखना है कि कैसा हमें लगता है। ऑब्जर्व द सॉइल सैंपल विथ योर नेकेड आई, खुली आंखों से, नेकेड आई मतलब खुली आंखों से हमें ऑब्जर्व करना है, सैंपल को देखना है और अंतर क्या होता है ये हमें देखना है। इफ़ यू हैव अ मैग्नीफाइंग लेंस, अगर आपके पास मैग्नीफाइंग लेंस है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और सॉइल को देखना है। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, यहाँ टेबल 11.2 में रिकॉर्ड करना है क्या आपने देखा, क्या महसूस किया। सबसे पहले लोकेशन फ्रॉम विच सॉइल सैंपल वाज कलेक्टेड, कहाँ कहाँ से आपने मिट्टी कलेक्ट की, पार्क से, स्कूल से, किचन गार्डन से, ये आपको नोट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है व्हाट आई गेस्ड अबाउट द सॉइल, आपने सॉइल के बारे में क्या गेस किया वो लिखना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉइल विथ नेकेड आई इंक्लूडिंग इट्स कलर एंड टेक्सचर, खुली आंखों से आपने क्या देखा, क्या कलर था, क्या टेक्सचर था, वो नोट करना है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉइल विथ मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से जो आपने ऑब्जर्व किया वो कॉलम 4 में लिखना है। तो इस तरह से हमारा एक्टिविटी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको ध्यान देना है। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर गेस एंड व्हाट यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व व्हेन यू लुक क्लोजली। तो जो आपने गेस किया सॉइल के बारे में और जो आपने फिर से ऑब्जर्व किया, क्या दोनों सेम थे या उसमें कुछ अंतर था, वो लिखना है। डू यू सी एनी डिफरेंसेस इन द सॉइल सैंपल्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, क्या सॉइल सैंपल जो आपने लिए अलग अलग जगह से वो सेम थे या डिफरेंट थे, ये आपको लिखना है। डू यू सी डिफरेंसेस इन व्हाट यू आर एबल टू ऑब्जर्व विथ योर नेकेड आई एंड व्हाट यू कैन ऑब्जर्व विथ अ मैग्नीफाइंग लेंस। तो जो आपने खुली आंखों से देखा और जो आपने मैग्नीफाइंग लेंस से देखा, क्या दोनों सेम था या क्या दोनों अलग अलग था, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। There are many things in the soil such as sand, insects and worms. मिट्टी में क्या क्या होते हैं, सैंड होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वर्म्स होते हैं,
कीड़े होते हैं। देयर मे बी मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स डैट वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आइज। सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देंगे। Plants and animals also become part of the soil as they decompose and decay. The soil sample collected from different places may be of different colors because they may contain different materials. तो सॉइल का कलर अलग हो सकता है क्योंकि उसमें मटेरियल अलग अलग होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स सॉइल के पार्ट बन जाते हैं। जब ये डेड हो जाते हैं तो ये वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं और वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं। Have you ever wondered how soil is formed? Soil is formed by disintegration, breaking apart of rocks by actions of sun, water and living organisms over a long time, thousands of years. There are different types of soil. यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि सॉइल बनता कैसे है, सॉइल की शुरुआत कैसी होती है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि सॉइल जो बनते हैं वो रॉक से बनते हैं। तो रॉक्स धीरे धीरे ब्रेक होते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, फाइन पार्टिकल्स में, विद द एक्शन ऑफ सन, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। 1-2 साल में नहीं बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको बनने में। सम आर गुड फॉर ग्रोइंग सर्टेन टाइप्स। सॉइल, सारे सॉइल एक तरह के नहीं होते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनमें से कुछ प्लांट्स को प्रॉपर ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सम, while some are good for making bricks for buildings, कुछ के ईंट बनते हैं। Forests have a variety of soil. Soil is a precious treasure that supports biodiversity. Biodiversity यानी variety of plants, animals, microorganisms, all these are part of biodiversity. तो soil is the base. सॉइल की मदद से ही प्लांट ग्रो करते हैं और प्लांट के ग्रो करने से एनिमल्स ग्रो करते हैं, इंसेक्ट्स ग्रो करते हैं। तो ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड है। यू मे हैव सीन रॉक्स इन योर सराउंडिंग्स। रॉक्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, रोड्स, डैम्स एंड टेबल टॉप्स। Some rocks like slate are used for roofing and laterite can be used as a building material like bricks. Some of the important rocks are, underline करेंगे, some of the important rocks are granite, sandstone and marble. Human beings have been using rocks to make tools such as hand axes and arrowheads since thousands of years. तो यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई गई हैं रॉक्स के बारे में। रॉक्स का क्या यूज़ होता है हाउस बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, टेम्पल बनाने में, रोड बनाने में, डैम्स बनाने में, टेबल के टॉप को बनाने में। कुछ रॉक्स स्लेट की तरह होते हैं जिनसे हम छतों को कवर करते हैं। एक लेटेराइट नाम का रॉक होता है जिससे बिल्डिंग मटेरियल बनते हैं जैसे कि ब्रिक्स। कुछ रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ह्यूमन बींग्स रॉक से हैंड एक्सेस बनाते हैं यानी कि कुल्हाड़ी। आदि मानव जो थे उस समय जब मेटल का खोज नहीं हुआ था तो इन्हीं पत्थरों की मदद से
वो अपने औजार बनाते थे, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, और उसी से वो शिकार करते थे, पेड़ को काटते थे, अपने तीर को बनाते थे, एरो हेड्स, क्योंकि ये नुकीले होते थे, हार्ड होते थे, तो इनकी मदद से टूल्स बनाए जाते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉक यूज्ड फॉर रूफिंग, छत बनाने में, ये ब्रिक बनाने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड एक्सेस, हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी पत्थर की मदद से। एरो हेड तीरों में लगाया जाता है, इससे वो जानवरों का शिकार करते थे आदि मानव। अब यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर में माइनिंग ऑफ मार्बल दिखाया गया, मार्बल की खुदाई चल रही है। रॉक बनते कैसे हैं? व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ? दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, important metals such as aluminium, gold, copper, iron are extracted from minerals. Minerals are used in manufacturing of aeroplanes, cars, jewelry, cosmetics. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉक जो होते हैं वो मिनरल्स के बने होते हैं, और इन्हीं मिनरल्स से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटल्स सच एज एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर, आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी निकालते हैं, और फिर हम उसे डिफरेंट यूजेस में लाते हैं, जैसे कि एरोप्लेन को बनाना, कार को बनाना, ज्वेलरी को बनाना, कॉस्मेटिक को बनाना, एंड electrical and electronic equipment. For example, the basic mobile phones that we use contain about a dozen minerals like gold, silver, copper, cobalt. तो हमने देखा कि ये सारे जो मिनरल्स हैं ये हमें नेचर के द्वारा मिलता है। अब देखिए नेचुरली गोल्ड कैसा नज़र आता है, सब मिनरल्स नेचुरली कैसे नज़र आते हैं, और इन्हीं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके, रिफाइन करके हम डिफरेंट मेटल्स को ग्रो करते हैं। तो मिनरल्स से हमारे मेटल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, और इनका हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं, व्हीकल्स तैयार होते हैं, इक्विपमेंट्स तैयार होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स तैयार होते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारे जितने भी सामान हैं, मटेरियल्स हैं, वो सब के सब नेचर से मिलते हैं। नेचर हमें देता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो नेचर्स ट्रेजर्स, ये सारे नेचर्स ट्रेजर कहलाते हैं। अब रॉक के बारे में थोड़ी सी और बातें हम लोग देखेंगे, क्या बताया गया है। रॉक्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। इट टेक्स thousands to millions of years to form rocks. Therefore, it is important to conserve and use them responsibly. Do you know how rocks and minerals are transported from one location to another? Most vehicles that we use for transportation use fossil fuels. Let us explore more about fossil fuels. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमें रॉक्स को भी बहुत ही सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी के साथ यूज़ करना है, उसे कंजर्व करना है, क्योंकि ये रॉक्स जो हैं इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। तो जो भी हमारे नेचर्स ट्रेजर हैं उनको हमें सोच समझ करके यूज़ करना है, ताकि आने वाले जनरेशन को भी हम हैंड ओवर कर सकें। अगर हम आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो रॉक्स होते हैं, जो हम माइनिंग करते हैं, तो इनको हम एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाते हैं? तो सिंपल सा आंसर है, व्हीकल्स की मदद से ले जाते हैं। तो व्हीकल्स को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, और ये फ्यूल कहाँ से आता है? फॉसिल फ्यूल कहलाता है। पेट्रोल,
डीजल, केरोसिन, वैक्स, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल। तो अभी तक हमने जितने भी नेचर्स ट्रेजर के बारे में पढ़ा, हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जो नेचर्स ट्रेजर है, एक तो ये हमें फ्री मिलता है, इसका हमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है, लेकिन इसे बनने में और बहुत टाइम लगता है, इसे रिसाइकल होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे फॉरेस्ट, सॉयल, रॉक, मिनरल्स, इन सब को बनने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि इसे हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज़ करना है ताकि ये हमें आगे भी मिलता रहे। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं फ्यूल स्टेशन, जहाँ पे बस, कार खड़ी हैं और ये फ्यूल को टैंक में फिल कराने के लिए खड़ी हैं। सूर्य और भूमि आपस में बातें कर रहे हैं। सूर्य से भूमि पूछ रही है कि सूर्य, व्हाई डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स गो टू डिफरेंट फिलिंग स्टेशंस? डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स डिफरेंट फिलिंग स्टेशंस पे क्यों जाते हैं? तो सूर्य बता रहा है कि द रीज़न इज़ दैट दे यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड डीजल। अब यहाँ पे पेट्रोल का अलग फ्यूल स्टेशन होता है, डीजल का अलग फ्यूल स्टेशन होता है। फ्यूल स्टेशन एक ही होता है, काउंटर अलग अलग होते हैं, तो इनका फ्यूल अलग अलग है। स्कूटर, टू व्हीलर्स में पेट्रोल, कार में डीजल भी यूज़ होता है, बसेस में डीजल यूज़ होते हैं, ट्रक्स में डीजल यूज़ होते हैं। तो ये अलग अलग फ्यूल को यूज़ करते हैं, तो ये अलग अलग फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट इट बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.5. Let us conduct a survey. Conduct a survey of vehicles in your neighborhood. Which types of vehicles are there? What types of fuel do they use? Record the information that you collect in table 11.3. Types of vehicle कौन कौन से हैं और types of fuel वो यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं, इसका आपको एक सर्वे करना है और इस टेबल को फिल करना है अपने आसपास से नॉलेज कलेक्ट करके। What are the most common types of fuels used? Petrol and diesel are two most widely used fuels for vehicles. Petrol, diesel and kerosene are obtained from petroleum. Petroleum along with natural gas, coal are commonly called fossil fuel. इसे अंडरलाइन करेंगे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पेट्रोलियम along with natural gas and coal are called fossil fuel. पेट्रोलियम के अंदर में क्या क्या आते हैं? पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। इनके साथ आप नेचुरल गैस को ऐड करिए, कोल को ऐड करिए, तो ये कंबाइंड टर्म में कहलाएंगे फॉसिल फ्यूल। They are formed essentially from the remains of microorganisms and plants and got buried deep inside the earth and were converted to petroleum, natural gas and coal. It takes millions of years for these fuels to form. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये कैसे बनते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स की मदद से बनते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये मिट्टी के अंदर में दब जाते हैं ड्यू टू अर्थक्वेक, स्टॉर्म, और ये दबने की वजह से बहुत सारे टाइम बीतने के बाद ये पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये 1-2 साल में, 10 साल में, 2 महीने में नहीं बनते हैं, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में। इसलिए इसे भी हमें बहुत ही ध्यान से और जुडिशियसली यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज के लिए है
कि हमें कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड generating electricity. Nowadays, it is also used in the form of compressed natural gas. Natural gas को CNG के फॉर्म में यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स. It is a cleaner fuel than petrol or diesel. Coal is mainly used for production of electricity. कोल का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ होता है. It is found in several parts of India. Find out major coal producing states and mark them in a map of India. ये आप सोशल में भी करते हैं. तो कोल कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ से पाया जाता है, भारत के कौन कौन से भाग में पाए जाते हैं, ये आपको मार्क करना है मैप पे, फाइंड आउट करना है. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है नॉलेज के लिए. अर्लियर कोल वुड एंड डंग केक्स. डंग केक मतलब जो एनिमल वेस्ट होते हैं जिन्हें हम गोबर कहते हैं, वर यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर कुकिंग. नाउअडेज लेस पॉल्यूटिंग नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG. यहाँ दो टर्म्स मिले, CNG और LPG. CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हैव ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द डोमेस्टिक फ्यूल्स. तो पहले के टाइम में खाना बनाने के लिए कोल का, वुड का, डंग का यूज़ किया जाता है. आज भी यूज़ किया जाता है लेकिन कम. इससे क्या होता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, एयर पोल्यूशन होता है. तो इनकी जगह पे LPG आ गया, जो हमारे घरों में सिलेंडर यूज़ होते हैं, गैस यूज़ होते हैं, ये इसको रिप्लेस कर दिए क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल हैं, ये इतना पोल्यूशन नहीं करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस दिया हुआ है. Fossil fuels are found in limited quantities, hence we soon run out of fossil fuels if we continue to use them in the manner that we currently do. To avoid such a situation, we need to explore alternate sources of energy. When fossil fuels are burnt, smoke, carbon dioxide gas are produced, which pollutes the air. Over-dependence on fossil fuels for transportation and as domestic fuel has resulted in large-scale air pollution. तो फॉसिल फ्यूल को हम जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो एक समय आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे. तो इसकी जगह पे हमें अल्टरनेट व्यवस्था करनी पड़ेगी, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना पड़ेगा. और जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है. और फॉसिल फ्यूल को हमें ज़्यादा यूज़ करने से बचना चाहिए क्योंकि जितना हम ज़्यादा फॉसिल फ्यूल को यूज़ करेंगे, कोल, पेट्रोल, केरोसिन को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उतना ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा. तो इससे हमें बचना है और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढना है. यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में कुछ चीज़ें दी गई हैं. लेट अस डू आवर बिट टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल्स बाय वॉकिंग और साइकिलिंग टू नियर बाई प्लेसेस, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सजेस्ट सम मोर वेज. तो फॉसिल फ्यूल को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कम दूरी पे वॉक करना चाहिए, साइकिल का यूज़ करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए. अगर 20 लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो हम 20 व्हीकल्स को सेव कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से यूज़ करने से. तो हमारा एयर क्लीन रहेगा. तो यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं पार्ट 2. पार्ट 3 में हम देखेंगे 11.7 नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को भी देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 3 के फॉर्म में मिलेगा. पार्ट 3 नेचर्स ट्रेजर. और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें. सो थैंक यू एंड एंजॉय लर्निंग.